नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टोरीज़ 2.0 कॉमिक वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और चैनल पर आपने पहली बार शिरकत की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जेम्स हेडली चेज़ द्वारा लिखित उपन्यास द वे द कुकी क्रम्बल्स। प्रस्तुत है इसका अंतिम भाग, अध्याय 9। झुंझलाया हुआ एड्रिस रसोई से कॉफ़ी का जग लेके बाहर आया और उसे मेज़ पे पटक दिया। बीती रात उसकी नींद हराम रही थी, जिससे वो बेहद बेचैन था। वो रात भर अंधेरे में करवटें बदलता रहा, अपने अनिश्चित भविष्य की चिंताओं में डूबा रहा। उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ने के लिए मजबूर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इस सब की जड़ में था अलगीर। एड्रिस की नज़र में वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार और निहायत ही बेकार इंसान था। एड्रिस ने घृणा भरी नज़रों से अलगीर को घूरा और 2 कप कॉफ़ी डाली। अलगीर आराम कुर्सी में धंसा सिगरेट फूंक रहा था। उसकी रात भी अच्छी नहीं गुजरी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी निगाहें घड़ी पे टिकी थीं और वो बेसब्री से 7:34 के समाचार प्रसारण का इंतज़ार कर रहा था। अखबार अभी तक नहीं आया क्या? उसने कॉफ़ी का कप उठाते हुए पूछा। नहीं, एड्रिस ने रूखा जवाब दिया। वो कॉकटेल कैबिनेट की तरफ गया और अपनी कॉफ़ी में ब्रांडी की एक बड़ी खुराक मिला ली। थोड़ी मुझे भी देना, अलगीर ने कहा। एड्रिस ने बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही अलगीर ने अपने प्याले में ब्रांडी डाली, उसने फिर से कलाई घड़ी की तरफ देखा। 7:27 हो रहे थे। क्या घड़ी रुक गई थी? उसने अपनी कलाई घड़ी जांची और अधीरता से बड़बड़ाया। अरे शांत रहो, एड्रिस ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ ना, हम बच गए हैं। हैमिल्टन ने कहा है कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। उसे नहीं लगता कि वे कभी पता लगा पाएंगे कि वो कौन है। वो बेवकूफ़, उसे क्या पता। अलगीर ने अपनी कॉफ़ी की चुस्की ली और आगे बढ़कर रेडियो चालू कर दिया। दोनों आदमी एक मधुर गीत के ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे ताकि वे राजनीतिक समाचार सुन सकें। अचानक उद्घोषक की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। कोरल कोव हत्याकांड में नया मोड़ आया है। पुलिस फिलिप अलगीर उर्फ हैरी चैम्बर से पूछताछ करना चाहती है, जिसका आखिरी पता रीजेंट होटल पैराडाइज सिटी था। पुलिस का मानना है कि वो जांच में अहम सुराग दे सकता है। अलगीर का हुलिया इस प्रकार है: कद 6 फुट, वजन 190 पाउंड, चौड़े कंधे, सुनहरे बाल, छोटी मूछें, नीली आंखें और ठोड़ी में गहरा गड्ढा। आखिरी बार उसे हल्के भूरे रंग का सूट और लाल पट्टी वाली चॉकलेट रंग की स्ट्रॉ हैट पहने देखा गया था। वो लाल और नीले रंग की 2 धारियों वाली कन्वर्टिबल रोडमास्टर ब्यूक कार लाइसेंस नंबर NY4599 चला रहा था। अगर किसी के पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया तुरंत पुलिस मुख्यालय पैराडाइज 0010 पे संपर्क करें। अगले 30 सेकंड तक दोनों बुत बने बैठे रहे। सन्नाटे में बस रेडियो का संगीत गूंजता रहा। तभी अचानक अलगीर भड़क गया। गालियां बड़बड़ाते हुए उसने अपना कॉफ़ी का प्याला एड्रिस पे दे मारा। प्याला एड्रिस की छाती से टकराकर चकनाचूर हो गया और खौलती हुई कॉफ़ी उसके चेहरे पे बिखर गई। तू धोखेबाज है, अलगीर चिल्लाया और उछल के खड़ा हो गया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। मैं तेरा कलेजा निकाल लूंगा। जैसे ही अलगीर उसकी तरफ झपटा, एड्रिस सोफे से नीचे लुढ़क गया। छिपकली जैसी फुर्ती दिखाते हुए उसने खुद को अलगीर की पकड़ से बचाया और भागकर अपने बेडरूम में घुस गया। पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। गालियां बकते हुए अलगीर ने अपना पूरा जोर लगाकर कंधे से दरवाजे को टक्कर मारी। दरवाज़ा कांप उठा, चरमराया, लेकिन खुला नहीं। अलगीर हाँफते हुए पीछे हटा। वो दरवाजे को घूरता रहा। उसकी मुट्ठियाँ बार बार भिंच रही थीं और खुल रही थीं। रेडियो पर सुनी खबर का असर अब हो रहा था। उसे उबकाई आने लगी। वो वहीं बैठ गया और घबराहट को गले से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। माथे पे ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थीं और दांत किटकिटा रहे थे। बेडरूम के भीतर एड्रिस की जान सूख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो अलगीर के हाथ लग गया तो मारा जाएगा। बदहवास होकर वो दराजों वाली अलमारी की तरफ लपका। नीचे वाली दराज खींच के उसने अपना सामान उलट पुलट दिया। वो अपनी .25 कैलिबर की ऑटोमेटिक पिस्टल खोज रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। दराज का सारा सामान बाहर फेंकने के बाद उसे मानना पड़ा कि पिस्टल गायब है। अलगीर, उसके सिवा और कौन ले जा सकता था? एड्रिस के पैर कांपने लगे। वो धम से बिस्तर पे बैठ गया और दरवाजे को इस तरह घूरने लगा जैसे कोई लाचार पक्षी सांप को देख रहा हो। बाहर अलगीर ने ब्रांडी की आधी बोतल खाली कर दी। करीब 20 मिनट बाद उसकी नसों में कुछ जान आई और दिमाग ने काम करना शुरू किया। अभी पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है, उसने खुद को समझाया। मुसीबत बड़ी थी, लेकिन अगर वो दिमाग से काम ले तो बच सकता है।
पुलिस एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहरा दे रही होगी। सड़कों पर उसकी कार की तलाश जारी होगी। हवाना भागने का प्लान तो अब धरा रह गया। वो उस बुइक कार को सड़क पर उतारने का जोखिम नहीं उठा सकता था जो अभी एड्रेस के गैरेज में सुरक्षित छिपी थी। खैर, उस बोने ने ही उसे इस मुसीबत में फंसाया था और अब वही उसे इससे बाहर निकालेगा। वो उठा और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ए टिकी, उसने आवाज़ दी, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमें बात करनी है, बाहर निकलो। मैं नहीं आऊँगा, एड्रेस ने भीतर से कहा। वो अब तक एक सूखी शर्ट पहन चुका था। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। बेवकूफ़ी मत करो, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम दोनों ही इसमें फंसे हैं, बात करना ज़रूरी है। एड्रेस हिचकिचाया। अलगीर की आवाज़ से अब गुस्सा गायब था। वो जानता था कि अलगीर का गुस्सा जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, लेकिन काश उसके पास उसकी बंदूक होती। उसने दूसरा सूट पहना। जब अलगीर ने दोबारा आवाज़ दी तो उसने डरते डरते कुंडी हटाई और सावधानी से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अलगीर कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एड्रेस की ही बंदूक थी, जिसकी नाल फर्श की तरफ झुकी हुई थी। एड्रेस सिटक गया। अपनी ही बंदूक को अलगीर के हाथ में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है डरपोक कहीं के, अलगीर गुर्राया। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। मेरी बंदूक मुझे वापस करो, वो मेरी है, एड्रेस ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए कहा। तुम्हारे बिना ही ये ज़्यादा सुरक्षित है, अलगीर ने बंदूक जेब में रखते हुए कहा। बैठो, हमें आगे की योजना बनानी है। एड्रेस बैठ तो गया, लेकिन उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। पुलिस को अलगीर का नाम कैसे पता चला? उसने खुद से पूछा। वो जानता था कि अगर पुलिस ने अलगीर को पकड़ लिया तो वो तोते की तरह सब उगल देगा। अलगीर उसे फंसाने में एक पल भी नहीं लगाएगा। एड्रेस को इस बात का पूरा यकीन था। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे अलगीर का काम तमाम करना होगा। अलगीर उसे समझा रहा था। हम दोनों ही इसमें बुरी तरह फंसे हैं टिकी। अच्छी बात यह है कि पुलिस को अभी तक तुम पे शक नहीं है, वरना वो अब तक यहाँ आ धमके होते। और लगता है कि ईरा पे भी अभी किसी की नज़र नहीं गई है। अगर उन्हें पता होता कि वो असली नोरेना नहीं है तो ये खबर दबती नहीं। अब सुनो, हमारे बचने की एक धुंधली सी उम्मीद है। हम शायद तुम्हारी उस छोटी कार में निकल सकते हैं। अगर हम किसी तरह मायामी पहुंच गए तो वहाँ एक ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जो मामला ठंडा होने तक हमें पनाह दे देगा। उसकी अच्छी जान पहचान है और वो हमें क्यूबा जाने वाली नाव पे भी चढ़ा सकता है, लेकिन वो इसके लिए मोटी रकम मांगेगा। वो महंगा आदमी है। इसीलिए यहाँ से निकलने से पहले हमें हर मुमकिन डॉलर समेटना होगा। हमें गारलैंड की तिजोरी पर हाथ साफ करना ही होगा। एड्रेस उसे फटी आंखों से घूर रहा था। वो जानता था कि अलगीर की ये बात सही थी कि भागने के लिए जितना हो सके पैसा चाहिए, लेकिन बैंक, ये तो सरासर पागलपन था। तुम बैंक नहीं जा सकते बेवकूफ़, वो गुस्से से फुफकारा। वे तुम्हें पहचान लेंगे। कौन कह रहा है कि मैं बैंक जा रहा हूँ? जब तक निकलने का वक्त नहीं आ जाता मैं यहीं रहूँगा, अलगीर ने कहा। उसने टेलीफोन की तरफ इशारा किया। ईरा को फ़ोन लगाओ, उससे कहो कि आधे घंटे में बैंक के सामने वाले कैफ़े में तुमसे मिले। तुमने कल कहा था ना कि अगर मैं काम छोड़ दूँ तो वो पैसे ले आएगी। बस अब उसे वही करना है। तुम उसे कैसे मनाते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस उसे तैयार करो। उसे समझा देना कि जैसे ही पैसे निकलने के लिए तिजोरियाँ खुलें वो गार्डों से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए और पैसे लेकर बैंक से निकल आए। तुम कैफ़े में उसका इंतज़ार करोगे। जाओ, फ़ोन लगाओ। एड्रेस हिचकिचाया। गाली बकते हुए अलगीर ने झटके से अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधा एड्रेस पे तान दी। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैं भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। फ़ोन कर कमीने। एड्रेस धीरे धीरे टेलीफोन की तरफ बढ़ा। उसने डायरी में नंबर देखा और उंगलियां घुमाई। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ आई। यस, मिस्टर डेविंस होम? मुझे मिस डेवन से बात करनी है, एड्रेस ने कहा। महिला ने उसे होल्ड पे रखा। कुछ पलों बाद ईरा ने फ़ोन उठाया। मैं टिकी बोल रहा हूँ, एड्रेस ने कहा। मैं चाहता हूँ तुम आधे घंटे में बैंक के सामने वाले कैफ़े में मुझसे मिलो। क्यों? ईरा की आवाज़ में तीखापन था। वजह जो भी हो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो वरना बहुत पछताओगी। और एड्रेस ने फ़ोन पटक दिया। अलगीर खड़ा हो गया। उसका निशाना अभी भी एड्रेस पर ही था। टिकी, मुझे बनासी वाले सौदे का तुम्हारा हिस्सा चाहिए, पूरे 25,000। जल्दी करो, मैं इसे गारंटी के तौर पे रखूँगा ताकि तुम गारलैंड का पैसा लेकर मुझे धोखा ना दे सको। लाओ इधर। एड्रेस ने अलगीर की आंखों में मौत का साया देखा और बहस करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो अपनी डेस्क की दराज के पास गया, उसे पूरा बाहर खींचा और पीछे की तरफ टटोल कर एक मोटा सीलबंद लिफाफा निकाला।
उसने उसे गुस्से में अलगीर की तरफ उछाल दिया। अलगीर ने लिफाफा फाड़ कर देखा, तसल्ली की कि उसमें वाराणसी के पैसे हैं और फिर उसे अपनी जेब में डाल लिया। तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा टिकी, अब जाओ यहाँ से, वक्त बहुत कम है। दिल में अलगीर के लिए खूनी इरादे लिए और गुस्से से तमतमाता हुआ एड्रेस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से पटक दिया। अगला दृश्य, जो बीगलर अपने डेस्क पर पसरे हुए थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे की थकान बता रही थी कि पिछले 8 घंटे उनके लिए कितने भारी रहे थे। कोरल कोव हत्याकांड और फिल अलगीर से जुड़ी सूचनाओं, फ़ोन कॉल्स और रेडियो संदेशों के कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले ने उन्हें निचोड़ दिया था। मुख्यालय का जासूस कक्ष लगभग वीरान पड़ा था। हर उपलब्ध अधिकारी बीगलर द्वारा जुटाए गए सुरागों की तस्दीक करने के लिए सड़कों पर था। सन्नाटे के बीच बीगलर बस यही कामना कर रहे थे कि काश कोई उन्हें एक प्याली गर्म कॉफ़ी दे जाए। तभी 1 घंटे के भीतर 12वीं बार फ़ोन की घंटी चीख उठी। एक लंबी कराह के साथ बीगलर ने रिसीवर उठाया। हाँ बोलिए। क्या मैं जो बीगलर से बात कर रहा हूँ? मैं जिम एडविक हूँ, फ्लोरिडा सेफ डिपॉजिट बैंक का सुरक्षा गार्ड। हेलो जिम, कहो क्या खबर है? जी वो आदमी अलगीर, हम उसे यहाँ अच्छी तरह जानते हैं। एडविक की आवाज़ में उत्तेजना थी। उसने यहाँ एक सेफ डिपॉजिट लॉकर किराए पे ले रखा है। उसका यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। बीगलर की तंद्रा एक झटके से टूट गई। वे सीधे होकर बैठ गए। क्या वाकई वो वहाँ क्या कर रहा है? उसने अपना नाम लॉसन फॉरेस्टर बताया है और ख़ुद को एक बड़ा जुआरी कहता है, लेकिन अखबार में छपी फ़ोटो से उसका हुलिया हूबहू मिल रहा है। कोई शक नहीं कि ये वही अलगीर है। सुनो जिम, बीगलर ने फुर्ती से जवाब दिया, जैसे ही मेरा कोई आदमी फ्री होता है मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। हमें देखना होगा कि उस तिजोरी के भीतर उसने क्या छिपा रखा है। शायद आपको निराशा हो जो बिना चाबी के हम उसे नहीं खोल सकते। अरे ज़रूरत पड़ी तो तुम उसे तोड़ भी सकते हो, है ना? ये फैसला तो बैंक के सर्वे सर्वा श्रीमान डेवन ही ले सकते हैं। ठीक है, मैं देख लूँगा, लेकिन सुनो, अगर मेरे आदमी के पहुँचने से पहले अलगीर वहाँ आ टपका तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? बिल्कुल, उसे संभालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर जो। गुड बाय। कहते हुए एल्डविक ने कॉल काट दी। बीगलर ने तुरंत एक पर्चे पे यह जानकारी नोट की और उसे फाइल की तरफ उछाल दिया। इससे पहले कि वे चैन की सांस ले पाते फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगी। उन्होंने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया और एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। अगला दृश्य, कैफ़े के भीतर कदम रखते ही ईरा की आंखों को बाहर की चिलचिलाती धूप के बाद अंदर के मध्यम अंधेरे में ढलने में थोड़ा समय लगा। उसने देखा कि एड्रेस बार के सुदूर कोने से उसे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा है। एक अनचाहे डर के साथ वो गलियारे से गुजरकर उसके करीब जा बैठी। एड्रेस का चेहरा किसी बीमार की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में छटपटाहट थी। उसकी हालत देख के ईरा की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। जब तक बारमैन ने कॉफ़ी का ऑर्डर लेकर वहाँ से कदम नहीं बढ़ाए, दोनों के बीच मौत का सा सन्नाटा पसरा रहा। ईरा ने मन ही मन खुद को खुशकिस्मत माना कि घर से निकलते वक्त मेल नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया था, वरना इतनी सुबह उसकी बेताबी कई सवाल खड़े कर देती। उसने मिसेस स्टर्लिंग से झूठ कहा था कि उसकी एक ज़रूरी मुलाकात है, लेकिन अब एड्रेस के माथे पे पसीने की बूंदें और उसकी डरी हुई आंखों को देखकर ईरा को लगा कि वो किसी गहरे दलदल में फंसने वाली है। एड्रेस ने बिना किसी भूमिका के हमला बोला, क्या तुमने आज सुबह के अखबार देखे? ईरा ने नाम में सिर हिलाया। फिल फंस चुका है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, एड्रेस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। हमारे पास वक्त नहीं है जान, गार्लैंड वाली तिजोरी का पैसा तुम्हें ही निकालना होगा। उसने मेज़ के नीचे से चाबी सरकाकर ईरा की तरफ बढ़ा दी। ईरा झटके से पीछे हटी। अरे नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। अपनी आवाज़ नीची रखो। एड्रेस किसी घायल और खूंखार जानवर की तरह गुर्राया। फिल सामने नहीं आ सकता, उसे छिपाना होगा, इसीलिए ये काम तुम्हें ही ख़त्म करना है। मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत ख़तरनाक है, ईरा ने कांपते हाथों से मना किया। एड्रेस ने अपनी जेब से पैराडाइज सिटी सन की एक मोड़ी हुई प्रति निकाली और मेज़ पे पटक दी। ये देखो। अखबार के पहले पन्ने पे फिल अलगीर की बड़ी सी तस्वीर छपी थी। ईरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने सुर्खियां पढ़ी। कोरल कोव हत्याकांड, पुलिस को संदिग्ध फिल अलगीर की तलाश। हत्या? अलगीर ने? क्या उसने वाकई? ईरा की आवाज़ जैसे उसके गले में ही घुट गई। वह सुन होकर एड्रेस को घूरने लगी। एड्रेस उसके करीब झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। अब सच जान लो ईरा, मैंने जो तुमसे कहा था कि नोरेना डूब गई थी, वो सब एक सफ़ेद झूठ था। वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही थी। इसीलिए तुम्हें मायामी से लेने से पहले फिल उसे स्कूल से उठाकर ले गया और उसका गला घोंट दिया।
उस बेवकूफ़ ने लाश को ठीक से नहीं दफनाया और अब पुलिस को उसके अवशेष मिल गए हैं। ईरा के कानों में एड्रिस के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो जिस योजना को एक साजिश समझ रही थी, असल में खून से सनी एक खौफनाक हकीकत थी। ईरा को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। कमरे की दीवारें उसे अपनी ओर आती हुई महसूस हुईं। उसने कांपते हाथों से मेज़ का किनारा थाम लिया, मानो वो गिरते गिरते बची हो। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और आंखों में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। पुलिस अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। एड्रिस ने उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसा कर कहा, फिल को भगाने के लिए फ़ौरन पैसे की ज़रूरत है और वो पैसे सिर्फ तुम ला सकती हो। अगर वो पकड़ा गया तो हम सबको साथ लेकर डूबेगा। वो पुलिस को सब उगल देगा। मैं ये नहीं करूँगी। ईरा की आवाज़ भर्रा गई। उस हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो पता तक नहीं कि उसने किया क्या है। अपनी बकवास बंद करो। एड्रिस ने मेज़ पर झुककर उसे हिंसक नज़रों से घूरा। तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी बात मान लेगी? अलगीर ने उस लड़की को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाया था कि तुम उसकी जगह ले सको। कानून की नज़रों में तुम भी हत्या की साजिश में बराबर की हिस्सेदार हो। तुम्हें उम्र कैद होगी। फिल और मैं तो शायद मौत की सज़ा पाकर छूट जाएं, लेकिन तुम अपनी पूरी जवानी सलाखों के पीछे सड़ते हुए बिताओगी। ईरा के पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उस पिंजरे की कल्पना मात्र से ही उसका दम घुटने लगा। एड्रिस ने अपना लहजा थोड़ा बदला, मानो शिकार को जाल में फंसा रहा हो। अब अक्ल से काम लो। अगर तुम पैसे ले आती हो तो तुम बच जाओगी। जब तक फिल आज़ाद है, पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि वो मरी हुई लड़की कौन थी। तुम मज़े से इस आलीशान घर में रह सकती हो, अपनी नई पहचान के साथ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है ईरा। उसने घड़ी की तरफ देखा। 8:50 हो रहे थे। अब बताओ ईरा, क्या तुम अपनी आज़ादी की एक कीमत चुकाने को तैयार हो? ईरा बुत बनी बैठी रही। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। इन दो दरिंदों से पीछा छुड़ाने के लिए उसे ये जोखिम उठाना ही होगा। उसे वो सब कुछ याद आया जो उसे इस नए जीवन में मिला था, सम्मान, प्यार और एक घर। उसने बिना नज़रें उठाए दबी आवाज़ में कहा, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा। जैसे ही तिजोरी खुले, पैसे निकाल लेना और उन्हें अपनी पैंट में छिपा लेना। फिर बीमारी का बहाना बनाना, कहना कि तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वहाँ से सीधे मेरे पास आना, पैसे मुझे सौंप देना और फिर तुम आज़ाद हो। फिल और मैं 11 बजे तक ये शहर छोड़ देंगे। ईरा के भीतर का सदमा अब एक ठंडे संकल्प में बदल रहा था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो करो या मरो की स्थिति थी। एक बार ये दोनों चले जाएं तो वो चैन की सांस ले सकेगी। ठीक है, मैं कर दूंगी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा और खड़ी हो गई। मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगी। एड्रिस की सर्द निगाहें उसके चेहरे पे टिकी। मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ जान। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की या कोई गलती हुई तो हम सब साथ में ख़त्म हो जाएंगे। कैफ़े से बाहर निकलते ही ईरा के कदम डगमगा रहे थे। सड़क पार कर बैंक की ओर बढ़ते हुए उसका पूरा शरीर भय से थरथरा रहा था। नोरेना की हत्या, ये कड़वा सच अब उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहा था। अलगीर ने मेल की अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया था। ईरा को यकीन था कि अगर मेल को ये पता चला तो वो कभी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि ईरा इस खून के खेल से अनजान थी। उन दोनों दरिंदों से पीछा छुड़ाने का अब एक ही रास्ता था, पैसा। अगर वे पकड़े गए तो वो भी सलाखों के पीछे सड़ेगी। एड्रिस की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पुलिस कभी यकीन नहीं करेगी। अगला 1 घंटा किसी नर्क से कम नहीं था। वो लेखा विभाग में अपने मेज़ पे बुत बनी बैठी रही। हाथ मशीनी ढंग से कागज़ पलट रहे थे, पर आंखें शून्य में ताक रही थीं। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देख एक साथी क्लर्क रुकी और चिंता से पूछा, नोरेना, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत पीली दिख रही हो। तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। ईरा ने कड़वाहट से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, अपना काम करो। जैसे ही दीवार घड़ी की सुइयों ने 9:45 का इशारा किया, ईरा के भीतर का डर एक ठंडे संकल्प में बदल गया। वो उठी और भारी कदमों से तिजोरी की तरफ बढ़ी। वहाँ एडविक को ना पाकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसकी जगह एक दूसरा गार्ड ग्रिल खोल रहा था। एडविक कहाँ है? ईरा ने पूछा। गार्ड ने बिना उसकी तरफ देखे रूखा जवाब दिया, कहीं बिजी है, और चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। ईरा तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ उतरी। बत्तियां जलते ही तिजोरी का ठंडा सन्नाटा उसे डराने लगा। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। गला सूख कर कांटा हो चुका था। ऊपर हॉल से कदमों की आहटें और हल्की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन यहाँ नीचे वो बिल्कुल अकेली थी। वो तेज़ी से गारलैंड की तिजोरी की तरफ बढ़ी। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से एड्रिस द्वारा दी गई चाबी निकाली और पहले ताले में डाली। फिर अपनी मास्टर चाबी से दूसरा ताला खोला। एक बार पीछे मुड़कर लंबी खाली गैलरी को देखा और झटके से तिजोरी का दरवाज़ा खोल दिया। वही मोटा लिफाफा। उसने उसे बाहर निकाला।
तिजोरी का भारी दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। अब सबसे मुश्किल काम था इसे छिपाना। उसने अपनी स्कर्ट उठाई और उस भारी लिफाफे को अपनी पैंटी के भीतर सरका दिया। उसने उसे पेट से सटाकर चपटा किया और इलास्टिक बैंड को इस तरह एडजस्ट किया कि लिफाफा हिले नहीं। स्कर्ट नीचे गिराकर उसने खुद को व्यवस्थित किया। अब वह एक चोर थी जो एक मरी हुई लड़की की पहचान ओढ़े उसके ही पिता के बैंक को लूट चुकी थी। ईरा अपनी डेस्क की तरफ लगभग भागते हुए लौटी। उसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और उंगलियों में ऐसी थरथराहट थी कि पास की को दराज में डालते वक्त चाबियां आपस में टकराकर खनक उठीं। उसने जैसे ही दराज बंद की, सीढ़ियों पे भारी कदमों की आहट हुई और गार्ड एल्डविक सामने आ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग मिस डेवन, एल्डविक ने उसे गौर से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा संदेह था। मिस्टर डेवन आपसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। वे अपने केबिन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा रुका और पूछा, क्या सब ठीक है मिस? आपकी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सरदर्द है, ईरा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पिताजी बुला रहे हैं, मैं अभी जाती हूँ। उसने चाबी दराज में ही छोड़ी और भारी मन से सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य हॉल की तरफ बढ़ी। मेल के कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक देते वक्त उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वो भीतर गई और अचानक उसके कदम जम गए। मेल अकेला नहीं था। खिड़की के पास एक अजनबी खड़ा था जिसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ अपराधियों का पीछा करने वालों में होती है। वो द्वितीय श्रेणी का जासूस टॉम लेप्स्की था। तुम आ गई बेटी, मेल ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। ये पुलिस मुख्यालय से जासूस लेप्स्की हैं। ईरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देख मेल ने नरम लहजे में कहा, घबराओ मत डियर, उन्हें बस एक मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ सिंपल से क्वेश्चन है। लेप्स्की खामोशी से ईरा को ताड़ रहा था। वो हैरान था कि ये लड़की इतनी डरी हुई क्यों है। वो ऐसे दिख रही थी मानो अभी फर्श पे ढेर हो जाएगी। लेप्स्की के दिमाग में एक बात और खटकी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस लड़की को हर वक्त चश्मा पहनना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो बिना चश्मे के काम कर रही थी। तशरीफ़ रखिए मिस डेवन, लेप्स्की ने अपना सख्त पुलिसिया लहजा थोड़ा कोमल करते हुए कहा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ईरा किसी मशीन की तरह कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों को घुटनों के बीच कस के दबा लिया और ख़ुद को लेप्स्की की उन भेदती हुई नज़रों का सामना करने के लिए तैयार किया। लेप्स्की ने अलगीर की तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। क्या आपने इस शख्स को कभी देखा है? ईरा ने तस्वीर को देखा और धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, ये मिस्टर फॉरेस्टर हैं। वे बैंक कितनी बार आते थे? लेप्स्की ने अपनी नोटबुक निकाल ली। जी, ऑलमोस्ट डेली आते थे। क्या आप उन्हें तिजोरी तक ले जाती थी? जी हाँ, हमेशा। क्या कभी आपने गौर किया कि उनकी तिजोरी के भीतर क्या है? नहीं, मैं सिर्फ पहला ताला खोलती थी और फिर उन्हें अकेला छोड़कर चली आती थी। लेप्स्की ने एक एक अल्फाज दर्ज किया। फिर उन्होंने अचानक एक पासा फेंका। वे 9 तारीख को रीजेंट होटल छोड़ चुके हैं। क्या उन्होंने आपको अपना नया पता लिखवाया? नहीं, कभी नहीं। अब लेप्स्की ने अपना सबसे तीखा सवाल दागा। क्या उन्होंने कभी मियामी के डॉक्टर वेडमैन का जिक्र किया था? नहीं। ईरा के भीतर जैसे कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को सख्त बनाए रखा। क्या आप डॉक्टर वेडमैन को जानती हैं मिस डेवन? लेप्स्की ने नोटबुक से नज़रें हटाए बिना पूछा। ईरा का शरीर पत्थर जैसा हो गया। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। क्या आपने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं? कभी नहीं। लेप्स्की के चेहरे पे कोई भाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वे दंग थे। कमाल है, उन्होंने सोचा। डॉक्टर वेडमैन की फ़ाइलों में नोरेना डेवन का कार्ड मौजूद है। उन्होंने ही इसका चश्मा चेक किया था और ये लड़की कह रही है कि उसने उनका नाम तक नहीं सुना। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ईरा ने खुद को भीतर से झकझोरा। शांत रहो, कोई ऐसी गलती मत करो जिससे सब खत्म हो जाए। उसे महसूस हो रहा था कि उसके तथाकथित पिता मेल उसे बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। जब फॉरेस्टर बैंक आता था तो क्या उसके हाथ में हमेशा एक ब्रीफकेस होता था? लेप्स्की ने नोटबुक में कुछ लिखते हुए पूछा। हाँ, ईरा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसमें क्या होता था, इसका कोई अंदाज़ा? नहीं। लेप्स्की ने कुछ पल और लिखा, फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। बस इतना ही मिस डेवन, मेहरबानी करके एक बार देख लीजिए कि मैंने सब सही लिखा है या नहीं, और अगर सब ठीक है तो यहाँ नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसे ही लेप्स्की ने नोटबुक ईरा की तरफ बढ़ाई, मेल का माथा ठनका। क्या मतलब? उसने कोई औपचारिक बयान तो दिया नहीं है, फिर दस्तखत की क्या ज़रूरत है? मेल के स्वर में तीखापन था। लेप्स्की ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए। ये पुलिस का नया नियम है मिस्टर डेवन, बस कागजी रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मेल ने ईरा को ढाढ़स बंधाया। ठीक है डियर, इसे पढ़ लो और साइन कर दो। ईरा ने उन छोटी और साफ लिखावट वाली लाइनों को पढ़ा। उसकी अंतरात्मा खतरे की चीखें मार रही थी।
उसे लग रहा था कि वो किसी अदृश्य जाल में कदम रख रही है, लेकिन वो जाल है क्या, ये उसकी समझ से बाहर था। ठीक है, उसने कहा और कांपते हाथों से पेन थाम लिया। उसने पन्ने के अंत में अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेप्स्की ने फ़ौरन नोटबुक वापस ली। उनके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, इस लड़की की आंखों में कोई दोष नहीं है, ये साफ देख रही है। तो फिर डॉक्टर वाइडमैन की वो फाइलें और चश्मे का वो प्रेस्क्रिप्शन, ये पहेली सुलझने ही वाली है। ओह, चलते चलते एक आखिरी सवाल मिस डेवन, लेप्स्की ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक मुड़कर पूछा। क्या आपने कभी ईरा मार्श नाम की किसी लड़की के बारे में सुना है? ये नाम सुनते ही ईरा जैसे कुर्सी में धंस गई। उसके चेहरे से खून उतर गया और वो इतनी सफ़ेद पड़ गई कि मैल घबराकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। नहीं नहीं, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। ईरा की आवाज़ में एक अजीब सी चीख थी। नोरेना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मेल ने मेज़ के चारों ओर घूमकर उसके पास पहुंचते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ईरा ने हाँफते हुए कहा। शायद कल रात के खाने में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? मुझे बस थोड़ा लेटना है। मेल ने लेप्स्की की ओर अपराधी भाव से देखा। लेप्स्की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, लेप्स्की ने कहा और बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे वो मिल चुका था जो वो चाहता था। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दे डार्लिंग, मेल ने फिक्रमंद होकर कहा। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं मर नहीं रही हूँ। ईरा ने खुद को संभाला और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेल वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और उलझन के भाव थे। अगला दृश्य, टिकी एड्रिस अपने छोटे छोटे पैर लटकाए बैठा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और निगाहें पागलों की तरह घड़ी की सुइयों का पीछा कर रही थीं। 10:43 का वक्त हो चुका था। उसके दिमाग में डर के साए नाच रहे थे। क्या वो पकड़ी गई? क्या किसी ने उसे तिजोरी के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया? तभी उसने ईरा को देखा। वो कैफ़े में दाखिल हुई, गर्दन तनी हुई, ठुड्डी आगे निकली हुई और आंखों में एक बर्फीली स्थिरता। वो बिना किसी जल्दबाजी के मेज़ों के बीच से निकलकर उसके पास आई। एड्रिस को अचानक उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। यही वो सख्त और लोहे जैसी फौलादी ईरा थी जिससे वो पहली बार मिला था। एड्रिस ने अपना पसीना पोंछा और उसे घूरने लगा। ईरा ने अपने दोनों हाथ मेज़ पे जमाए और उसकी ओर झुक गई। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम्हें माल मिल गया? एड्रिस ने हकलाते हुए पूछा। ईरा में आए इस अचानक बदलाव ने उसे भीतर तक डरा दिया था। सवाल अब मैं पूछूंगी। ईरा की आवाज़ ठंडी और सपाट थी। तुमने मेरी बहन की हत्या की है ना? एड्रिस सहम गया, फिर किसी खूंखार जानवर की तरह अपने दांत दिखाकर गुर्राया। इसका अब क्या मतलब है? वो वैसे भी मर रही थी। मैंने उसे मारा नहीं, बस उसकी मौत में थोड़ी सी मदद की है। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो बस अपनी नई पहचान और ऐशो आराम से मतलब था। वो सुसाइड नोट, क्या वो तुमने लिखा था? हाँ, मैंने ही लिखा था, एड्रिस ने चिढ़कर कहा। मैंने ही वे सारे पत्र लिखे थे जो पुलिस को उसके अपार्टमेंट से मिले, ताकि लिखावट मेल खा जाए। अब ये बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुम्हें पैसे मिले या नहीं। तुमने उसके प्रेमी की भी हत्या की है ना? ईरा ने जैसे उसे सुना ही नहीं। अरे चुप रहो, अगर तुम्हें जानना ही है तो वो फिल अलगीर ने किया था। हमें ये सब करना पड़ा ईरा, वे दोनों हमारे रास्ते का कांटा बन रहे थे। उसने अपनी छोटी मुट्ठी मेज़ पे दे मारी। अब पैसे दो। ईरा के चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान आई। एक बात बतानी थी। बैंक में एक पुलिस वाला आया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ईरा मार्श नाम की किसी लड़की को जानती हूँ। एड्रिस का चेहरा मानो गिर गया, उसका रंग पूरी तरह उड़ गया। हाँ लिटिल एड्रिस, ईरा ने फुसफुसाते हुए कहा। अब खेल खत्म होने में ज़्यादा देर नहीं है। मैं कितनी पागल थी जो तुम जैसे दरिंदों के जाल में फंसी। खैर, अब बस कुछ घंटों की बात है। एड्रिस घबराकर अपनी कुर्सी से फिसलने को हुआ। मुझे पैसे दो, चलो मेरे साथ, हम अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। हमारे पास मौका है ईरा, मुझे वो पैसे दे दो। मैंने वो पैसे वापस तिजोरी में रख दिए, ईरा ने शांत भाव से कहा। मैं अपनी मुसीबतें और क्यों बढ़ाऊं? गुड बाय टिकी, अब हमारी अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। वो मुड़ी और तेज़ी से कैफ़े के घुटन भरे माहौल से बाहर निकलकर तेज़ धूप में चली गई, एड्रिस को उसकी तबाही के साथ अकेला छोड़कर। अपनी किराए की फोर्ड कार में बैठे जेस फार के हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन दिमाग सवालों के चक्रव्यूह में फंसा था। वो पिछले 1 घंटे से ताड़ के पेड़ों की छाँव में घात लगाए बैठा था। उसने अपनी आंखों से पूरी हलचल देखी। टिकी एड्रिस का आना, ईरा का कैफ़े में जाना और फिर उसका बैंक की तरफ रुख करना। ईरा के चेहरे पर छाई हवाइयाँ देखकर उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। जेस को समझ नहीं आ रहा था कि अलगीर की जगह ये बोना एड्रिस यहाँ क्या कर रहा है। जेस को कभी अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी,
इसलिए वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अलगीर के नाम का वारंट निकल चुका है और पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। इंतज़ार के 2 घंटों ने जेस के सब्र का इम्तिहान लिया। उसे डर था कि कहीं कोई पुलिस वाला उसकी गाड़ी के पास ना आ जाए, लेकिन जैसे ही उसने जगह बदलने की सोची, ईरा बैंक से बाहर निकली। इस बार वो बदली हुई थी। उसकी चाल में वही पुरानी न्यूयॉर्क वाली ईरा की झलक थी, सख्त, तनावपूर्ण और फौलादी। जेस ने सिगरेट का बट बाहर फेंका और सतर्क हो गया। उसे पूरा यकीन था कि ईरा को पैसे मिल चुके हैं। ईरा कैफ़े में बस चंद मिनट रुकी और फिर बाहर निकलकर बैंक की पार्किंग की ओर लगभग भागते हुए गायब हो गई। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब एड्रिस कैफ़े से बाहर निकला। एड्रिस की हालत देखकर फुटपाथ पर चल रहे राहगीर भी ठिठक गए। वो किसी आधे पागल इंसान जैसा दिख रहा था। उसका चेहरा मोम की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और छोटा सा मुंह दहशत में फड़क रहा था। उसकी छोटी हथेलियाँ उसके शरीर के किनारे बेजान मछलियों की तरह लटक रही थीं। वो लगभग उछलते हुए अपनी मिनी कार की तरफ बढ़ा। आखिर ये माजरा क्या है? जेस ने खुद से पूछा और स्टार्टर दबाया। जैसे ही एड्रिस ने अपनी मिनी कार स्टार्ट की और टायर चूं चूं करते हुए उसे सुकुम्बी की तरफ ले उड़ा, जेस ने अपनी फोर्ड को पार्किंग से बाहर निकाला। उसने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य तक पहुँच कर ही दम लेगा। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और एड्रिस की कार के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। अगला दृश्य। लेप्स्की अपनी कार के पास खड़ा दुविधा में था। उसके पास एक धुंधला सा सुराग था और अपनी बात साबित करने के लिए वक्त बहुत कम। अगर वो गलत साबित हुआ तो चीफ टेरल उसकी खाल खींच लेंगे, लेकिन अगर वो सही हुआ तो ये केस ख़त्म था। भाड़ में जाए डर। लेप्स्की ने बुदबुदाते हुए इंजन स्टार्ट किया। उसने हाईवे 4A की राह पकड़ी और मियामी की ओर गाड़ी मोड़ दी। घड़ी की सुइयाँ 10:36 पे खड़ी थीं। उसे 11:30 तक मुख्यालय लौटना था। ट्रैफिक का रेला देख उसने अपनी गति बढ़ानी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक गश्ती अधिकारी टिम पर पड़ी। लेप्स्की उसके बगल में रुका और चिल्लाया, हे टिम, एक इमरजेंसी है। मियामी के ग्राहम स्कूल पहुंचना है। क्या 30 मिनट में पहुंचा सकते हो? टिम मुस्कुराया, नामुमकिन है, लेकिन अगर मेरे पीछे चिपके रह सको तो 38.5 मिनट लगेंगे। सायरन की चीख के साथ टिम की मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी और लेप्स्की ने एक्सेलरेटर पैडल फर्श से सटा दिया। अगर चीफ इस वक्त उसे देखते तो उनका दिल बैठ जाता। लेप्स्की की कार 130 मील प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार पे थी। सड़क उसके पहियों के नीचे पिघल सी रही थी। अगल बगल की कारें धुंधली लकीरों जैसी दिख रही थी। लेप्स्की का हाथ स्टीयरिंग पर पत्थर की तरह जमा था। उसने मन में सोचा, अगर इस रफ्तार पे टायर फटा तो मंजिल स्कूल नहीं कब्रिस्तान होगी। ठीक 36 मिनट बाद वे ग्राम कोएड स्कूल की सीढ़ियों पे थे। लेप्स्की के पैर कांप रहे थे, पर आंखों में जीत की चमक थी। डॉक्टर ग्राहम ने दरवाज़ा खोला। लेप्स्की ने बिना वक्त ज़ाया किए पूछा, डॉक्टर, मैं आपकी पूर्व छात्रा नोरेना डेविन के बारे में आया हूँ। क्या वो चश्मा पहनती थी? जी हाँ, बिल्कुल, ग्राहम ने हैरान होकर कहा। वो उसके बिना एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकती थी। वो हमेशा चश्मा पहने रहती थी। क्या वे नीले फ्रेम के थे? ग्राहम ने याद करते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ, नीले ही थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? लेप्स्की की आवाज़ भारी हो गई। डॉक्टर, हमारे पास यकीन करने की वजह है कि कोरल कोव में जिस लड़की की लाश मिली वो नोरेना डेविन ही थी। ग्राहम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हे ईश्वर, ये कैसे मुमकिन है? वो तो... लेप्स्की ने अलगीर की तस्वीर उसके सामने पटकी। क्या इस आदमी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मिस्टर टेबल हैं, नोरेना की माँ के वकील। वे ही उसे लेने आए थे। लेप्स्की ने एक लंबी ठंडी सांस ली। सब कुछ साफ हो चुका था। वकील के भेस में अलगीर ने असली नोरेना को उठाया और मार डाला, जबकि बैंक में जो लड़की बैठी थी वो कोई और ही थी। डॉक्टर, क्या आपके पास नोरेना की कोई फ़ोटो है? ग्राहम ने कांपते हाथों से एक ग्रुप फ़ोटो निकाली और लेप्स्की को थमा दी। तस्वीर देखते ही लेप्स्की की आंखों में बिजली सी दौड़ गई। तस्वीर वाली लड़की और बैंक में बैठी लड़की, 2 अलग अलग चेहरे थे। अध्याय 10। खौफ से पागल हुआ एड्रिस सिकोम्बे जाने वाले हाईवे पर अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। वो अपनी जान बचाने की चिंता में इतना खोया था कि उसे भनक तक नहीं लगी कि पीछे एक धूल भरी फोर्ड कार साए की तरह उसका पीछा कर रही है। एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता, उसने मन ही मन सोचा। पुलिस अब तक उसकी तलाश शुरू कर चुकी होगी। वाटर फ्रंट इलाके में उसके कुछ पुराने संपर्क थे। सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो किसी नाव पे सवार होकर चुपचाप मैक्सिको निकल जाए। लेकिन मैक्सिको भागने से पहले उसे एक भारी जोखिम उठाना था, अपने अपार्टमेंट लौटना। उसे हर हाल में अलगीर से अपना पैसा वापस लेना था। पैसे के बिना वो मारा जाएगा। उसे अलगीर का काम तमाम करना ही होगा। ये मैं या वो वाली स्थिति थी। अगर उसने अलगीर को नहीं मारा
तो अलगीर उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसे ये भी उगलवाना था कि अलगीर ने वनासी वाली लूट का अपना हिस्सा कहाँ छिपाया है। लेकिन अलगीर को मारने से पहले उसे एक चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, एक बंदूक। सिकोम्बे के बाहरी इलाके में पहुंचते ही उसने अपनी छोटी कार को एक संकरी सड़क पे मोड़ दिया जो सीधे समुद्र की ओर जाती थी। पीछा कर रहे जेस ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए और अपनी फोर्ड रोक दी। वो फुर्ती से कार से निकला और सड़क के मुहाने तक दौड़ कर गया। उसने देखा कि वो मिनी कार सड़क के आखिरी छोर पे दाहिनी ओर मुड़कर ओझल हो गई। जेस फौरन वापस अपनी फोर्ड की ओर लपका और बेहद सावधानी से धीमी गति में गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। उधर एड्रिस ने अपनी मिनी कार पार्क की और बंदरगाह पर बने एक खस्ताहाल बार की तरफ तेज़ी से लपका। यह अड्डा मुख्य रूप से गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों और नाविकों का ठिकाना था। इस वक्त बार एकदम वीरान पड़ा था। उसका मालिक हैरी मॉरिस एक विशालकाय रीछ जैसे बालों वाला और गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी था। हैरी मॉरिस बार काउंटर पर कोहनियाँ टिकाए रेसिंग का पर्चा पढ़ने में मग्न था। एड्रिस को देखते ही हैरी का चेहरा खिल उठा। अरे टिकी! उसने अपने रेसिंग शीट को तह करके किनारे रखा और एड्रिस के पसीने से लथपथ फक पड़े चेहरे को गौर से देखने लगा। सब ठीक तो है ना दोस्त? माजरा क्या है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ हैरी, एड्रिस ने उखड़ती सांसों को काबू में करते हुए कहा। मुझसे कोई सवाल मत करना, मामला पुलिस का है। क्या तुम मुझे मैक्सिको जाने वाले किसी नाव पे सेट कर सकते हो? मॉरिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल को उसे लगा कि एड्रिस मजाक कर रहा है, लेकिन उस बोने के चेहरे की गंभीरता और डर देखकर वह समझ गया कि मामला संगीन है। टिकी, काम तो हो जाएगा, लेकिन जेब ढीली करनी पड़ेगी। आज रात 10 बजे एक नाव निकल रही है। मैं तुम्हारी सीट पक्की कर सकता हूँ, लेकिन कीमत होगी 3000 पाउंड। एड्रिस के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। कुछ कम नहीं हो सकता क्या हैरी? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा दोस्त, लेकिन नाव वाला आदमी है बड़ा लालची। ठीक है, मुझे कुछ पुराने हिसाब बराबर करने हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा। क्या तुम नाव निकलने तक मुझे यहाँ छिपा कर रख सकोगे? बिल्कुल टिकी, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है दोस्त। एक चीज़ और, मुझे एक साइलेंसर लगी बंदूक चाहिए, और वो भी अभी के अभी। मॉरिस उसे हैरानी से घूरने लगा। किसके लिए? हैरी, मैंने कहा ना सवाल मत पूछो, मुझे बस वो चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन पक्का तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं? मैं संभाल सकता हूँ। एड्रिस के चेहरे पे एक खूंखार भेड़िए जैसी मुस्कान तैर गई। ये मेरा शिकार है दोस्त, मैं खुद निपटूंगा। अब जल्दी करो हैरी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मॉरिस ने रजामंदी में सिर हिलाया और बार के पिछले दरवाजे से ओझल हो गया। चंद मिनटों में वो भूरे कागज़ में लिपटा एक पार्सल लेकर लौटा और उसे एड्रिस के हाथों में थमा दिया। ये एकदम साफ माल है टिकी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसे दोबारा अपनी दुकान में नहीं देखना चाहता। याद रखना, इसका साइलेंसर सिर्फ 3 गोलियों तक ही आवाज़ दबा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे पक्का ना? तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब पता है, एड्रिस ने भारी आवाज़ में कहा। शुक्रिया हैरी, मैं कुछ ही घंटों में लौटूंगा। वो तेज़ी से बाहर से निकला और अपनी मिनी कार की तरफ लपका। कार में बैठते ही उसने पार्सल खोला और उस .38 कैलिबर की ऑटोमेटिक पिस्टल का मुआयना किया। उसने फुर्ती से बैरल पे साइलेंसर कसा और पिस्टल को बगल वाली सीट पे रखकर उसे अपनी टोपी से ढक दिया। फिर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा दिया। जेस फार, जिसने अपनी गाड़ी वाटर फ्रंट से थोड़ी दूर खड़ी की थी, फ़ौरन साई की तरह उसके पीछे लग गया। अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर पहुंचकर एड्रिस ने अपनी टोपी और बंदूक उठाई। जल्दबाजी में उसने अपनी चाबी इग्निशन में ही छोड़ दी और कार से बाहर निकल आया। वो तेज़ी से फुटपाथ पर सीढ़ियाँ चढ़ गया। लॉबी में घुसते ही उसने लिफ्ट पकड़ी और सीधे अपनी मंजिल पे जा पहुंचा। दरवाजे के बाहर चाबी निकालने के लिए रुकते वक्त उसने कलाई घड़ी पर नज़र डाली। 11:43 हो रहे थे। उसने ताला खोला और दबे पांव भीतर दाखिल हुआ। फिल, उसने अपनी टोपी कुर्सी पे फेंकी। दाहिने हाथ में बंदूक को पीठ पीछे छिपाए और बाएं हाथ में खरीदा हुआ अखबार लहराते हुए वो लाउंज की तरफ बढ़ा। अलगीर खिड़की के पास मुस्तैद खड़ा था। उसके हाथ में एड्रिस की वही .25 वाली पिस्टल थी। उसकी आंखें चौकन्नी थी और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। एड्रिस को देखते ही उसने पिस्टल सीधी उस पे तान दी। काम हो गया? उसने कड़क के पूछा। वहीं रुको, पास मत आना। ये सब क्या ड्रामा है यार? एड्रिस ने मासूमियत का नाटक करते हुए गर्दन झुका ली, लेकिन उसकी पीठ के पीछे उसके अंगूठे ने चुपचाप बंदूक का सेफ्टी कैच हटा दिया था। मुझे तुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, घिनौने कीड़े, अलगीर गुर्राया। पैसे मिले या नहीं? हाँ, मिल गए, और साथ में यह अखबार भी। इसमें तुम्हारी एक शानदार तस्वीर छपी है मेरे दोस्त, बिल्कुल पहले पन्ने पे। ये कहते हुए एड्रिस ने अखबार अलगीर की तरफ उछाल दिया।
अखबार हवा में लहराता हुआ अलगीर के कदमों में जा गिरा और खुल गया। पहला पन्ना ऊपर ही था। अलगीर की नज़रें जैसे ही अखबार में अपनी तस्वीर पे गड़ीं, वो कुछ बड़बड़ाया। बस यही पल उसका आखिरी साबित हुआ। एड्रिस ने पलक झपकते ही बंदूक उठाई और सीधा उसके सिर में गोली दाग दी। अलगीर के घुटने जवाब दे गए और वो ज़मीन पर लुढ़कने लगा। एड्रिस ने अपने भिजे हुए होठ खोले और गिरते हुए जिस्म के सीने में दूसरी गोली उतार दी। अलगीर फर्श पे ढेर हो गया। उसके चेहरे के एक हिस्से से खून का फव्वारा फूट रहा था। उसके हाथ बेजान होकर फड़फड़ाए, मुंह मछली की तरह खुला बंद हुआ। फिर पुतलियां ऊपर की ओर पथरा गईं। एक आखिरी झटके के साथ उसका शरीर शांत हो गया और जबड़ा लटक गया। एड्रिस ने राहत की एक लंबी गहरी सांस खींची। उसने फुर्ती से साइलेंसर खोला, उसे जेब में डाला और बंदूक मेज़ पे रख दी। लाश की तरफ देखे बिना वो सीधे बेडरूम में गया और कैनवास का वो बैग उठा लाया जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। फिर उसने अलगीर के हिस्से की रकम ढूंढने के लिए कमरे की तलाशी शुरू की। करीब 10 मिनट की मशक्क़त के बाद उसे पिकासो की एक पेंटिंग के पीछे छिपाए गए पैसे मिल गए। जब उसने नोट गिने तो गालियां पकने लगा। अलगीर के हिस्से में सिर्फ $16,000 ही बचे थे। एड्रिस ने नोट अपनी कमर में खोस लिए और अपने हिस्से का लिफाफा जैकेट के अंदरूनी जेब में रखा। बाहर निकलते वक्त उसे अचानक एक अजीब सी उदासी ने घेर लिया। वो एक पल को रुका और अपने घर को निहारा। उसकी नज़र खून से लथपथ अलगीर के सिर पर पड़ी। वो दृश्य देखकर उसका चेहरा घृणा और दहशत से विकृत हो गया। उसने बैग उठाया और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपना घर दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। खैर, कम से कम उसके पास पैसे थे और मैक्सिको भागने का मौका भी। एक नई शुरुआत उसका इंतज़ार कर रही थी। पैसा हर दरवाज़ा खोल देता है, इसके बिना सब खत्म है। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला और वहीं बुत बनकर जम गया। गलियारे में जेस फार खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए, जिसका निशाना सीधा एड्रिस के चेहरे पे था। एड्रिस ने अपनी आंखें मिचमिचाईं। बंदूक ताने उस दुबले पतले लड़के को देखकर उसे इतना गहरा सदमा लगा कि एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई और अगले ही पल बेतहाशा भागने लगी। अंदर चलो चुपचाप, जेस गुर्राया। और हाँ, होशियारी मत दिखाना। हताशा में डूबा एड्रिस धीरे धीरे पीछे हटते हुए ड्राइंग रूम में वापस गया। जेस उसके पीछे भीतर आया और लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फर्श पर पड़ी अलगीर की लाश देख जेस सन्न रह गया। उसने इससे पहले कभी मौत का मंजर नहीं देखा था। उसके रीढ़ में डर की एक सिरहन दौड़ गई। बैग नीचे रखो, पीछे मुड़ो और हाथ ऊपर करो, उसने कड़कदार आवाज़ में हुक्म दिया। मेरी बात तो सुनो। एड्रिस ने अपने फक पड़े चेहरे पे एक झूठी मुस्कान चिपकाने की कोशिश की। जितना कहा है उतना कर, सुअर की औलाद, जेस ने बंदूक हिलाते हुए चीख कर कहा। एड्रिस डर के मारे सिसकने लगा। उसने बैग छोड़ दिया, धीरे से मुड़ा और जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाए, जेस ने लपक के बंदूक की नाल पूरी ताकत से उसके सिर पे दे मारी। अगला दृश्य। टेरल को कहानी सुनाते हुए और उनके चेहरे के भावों को बदलते देखना लेप्स्की के लिए बेहद संतोषजनक था। दीवार से टिके हुए बीगलर को वहाँ देखना भी उसे अच्छा लग रहा था। लेप्स्की अपनी विजयी मुस्कान को रोक नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने कहा, और हाँ चीफ, ये रही नोरेना डेवन की असली तस्वीर। इसे मैंने उसके स्कूल से हासिल किया है। और बड़े ही नाटकीय अंदाज में तस्वीर टेरल की मेज़ पर रख दी। टेरल और बीगलर दोनों उत्सुकता से आगे झुके और तस्वीर में दिख रही लड़कियों के समूह को गौर से देखने लगे। वो पीछे की पंक्ति में बाईं ओर से दूसरी है, लेप्स्की ने इशारा किया। चश्मा पहने उस साधारण सी दिखने वाली लड़की को घूरने के बाद टेरल ने कहा, बहुत बढ़िया काम किया है टॉम तुमने। लेकिन फिर वो लड़की कौन है जिसे डेवन अपनी बेटी समझ रहा है? ईरा मार्श, म्यूरियल की बहन, बीगलर ने जवाब दिया। मुझे अभी न्यूयॉर्क पुलिस की रिपोर्ट मिली है। ईरा मार्श 16 तारीख की रात न्यूयॉर्क से निकली थी और तब से उसे किसी ने नहीं देखा। यह बात पक्की है चीफ। लेकिन क्यों? टेरल ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए बीगलर को देखा। यहाँ कुछ ऐसी बड़ी बात है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अलगीर ने नोरेना की जगह ईरा को क्यों चुना? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। वजह तो वो हमें खुद बता देगी चीफ। चलिए उसे पकड़ते हैं। नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, टेरल ने कहा। मैं पहले डेवन से बात करूंगा। फिर माथे पे बल डालते हुए वो बोला, वो बोना एड्रिस, उसी ने म्यूरल के बेडरूम में उसकी तस्वीर रखी होगी। उसी ने अलगीर को डॉक्टर ग्राम के पास भेजा था। जो उसके पीछे लग जाओ, फ़ौरन उसे ढूंढो। बीगलर बोला, उसे तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। न्यूयॉर्क पुलिस को खबर कर दो। हो सकता है ये कोई चाल हो और वो अभी भी यहीं हो। उसके घर जाकर देखो। जो
बीगलर ने सिर हिलाया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। टॉम, एयरपोर्ट को घेर लो और नाकेबंदी करवा दो, टेरल ने निर्देश दिया। अपने हुलिये की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता, लेकिन मैं उस छोटे सांप के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो खड़ा हुआ और मेज़ से तस्वीर उठा ली। मैं डेवन से मिलूँगा। लेप्स्की ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मन ही मन उसने सोचा, बेटा अगर इसके लिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। अगला दृश्य। जेस लिफ्ट से नीचे उतरा। उसने एड्रेस के बेहोश शरीर से निकाले गए नोटों को गिनने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि रकम उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। उसे फ़ौरन फ्लोरिडा के लिए निकलना होगा। योजना साफ थी। किराए की कार फर्नांडिया में छोड़नी है और वहाँ से ट्रेन पकड़कर अटलांटा जाना है। वो वहाँ तब तक रुकेगा जब तक आगे का रास्ता साफ ना हो जाए। जेब में इतने पैसे होने के बाद उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। पैसे मिलने की खुशी तो थी, लेकिन अलगीर की मौत ने उसे हिला दिया था। ये साफ था कि एड्रेस ने ही उसे मारा था। वही एड्रेस जिसे वो ऊपर फर्श पे बेहोश छोड़ आया था। फोर्ड कार में बैठते हुए वो सोचने लगा कि होश में आने पर एड्रेस क्या करेगा और कहाँ जाएगा। उस पागल बोने को यही सज़ा मिलनी चाहिए। जैस ने इंजन स्टार्ट करते हुए सोचा, ईरा के साथ जो उसने किया उसका यही बदला है। फिर ख्याल आया, ईरा का क्या? जैस के माथे पे लकीरें उभर आई। एक पल के लिए मन किया कि उसे ढूंढ ले। अकेले सफ़र करने से तो बेहतर होता कि वो साथ होती, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। रहने दो, पुलिस जल्द ही उस तक पहुंच जाएगी और मैं भी फालतू में फंस जाऊंगा। नहीं, सफ़र अकेले ही ठीक है। लड़कियां तो अटलांटा में भी मिल जाएंगी। वो मायामी के रास्ते पे था। दोपहर का ट्रैफिक भारी था और सिकोम्बे से निकलने की रफ्तार बेहद धीमी थी, लेकिन जैस ने अपनी बेचैनी पे काबू रखा। उसने खुद को तसल्ली दी, सब ठीक है। एड्रेस अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अलगीर मर चुका है। ईरा को पैसों की भनक तक नहीं है। सौदा एकदम खरा है। आगे रास्ता खुला तो जैस ने गियर बदला। सामने ट्रैफिक लाइटें दिखाई दी। वो अभी सोच ही रहा था कि सिग्नल पार कर पाएगा या नहीं कि तभी आगे वाली गाड़ी ने उसे तेज़ी से ओवरटेक किया। होड़ में जैस ने भी एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी बत्ती लाल हो गई। मुंह से गाली निकालते हुए उसने ज़ोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीख के साथ गाड़ी फिसलती हुई जेब्रा क्रॉसिंग से थोड़ा आगे जाके रुकी। वो अभी गाड़ी बैक करने ही वाला था कि पीछे से आ रही एक कार ने उसकी फोर्ड में ज़ोरदार टक्कर मारी। झटका इतना तेज़ था कि वो स्टीयरिंग पे जा गिरा। गुस्से में गुर्राते हुए जेस पीछे मुड़ा। देखा तो पिछली कार से एक मोटा बूढ़ा आदमी गुस्से से बाहर निकल रहा था। तभी उसे वो आवाज़ सुनाई दी जिससे उसका खून जम गया। वो थी पुलिस की सीटी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने अपनी जेब से ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली, इस इरादे से कि उसे डैशबोर्ड में छिपा दे। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, वहीं रुक जाओ। उसने नज़र उठाई। एक लाल चेहरे वाला भारी भरकम पुलिस वाला खिड़की से सटकर खड़ा था। जैस ने उसे आते हुए देखा ही नहीं था। पुलिस वाले की रिवॉल्वर सीधे जैस पे तनी थी। बंदूक नीचे डालो, पुलिस वाला कड़े लहजे में चिल्लाया। जल्दी। डर और गुस्से से कांपते हुए जैस ने बंदूक सीट पे गिरा दी और हाथ ऊपर कर लिए। अगले ही पल दरवाज़ा झटके से खुला और दूसरे पुलिस वाले ने उसे कॉलर से पकड़ के सड़क पे घसीट लिया। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। राहगीर रुक रुक के तमाशा देख रहे थे। इस पे नज़र रखना, दूसरा पुलिस वाला चिल्लाया। इसने अभी अभी एक हथियार फेंकने की कोशिश की है। लाल चेहरे वाले पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए जस के गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा चढ़ा, जिससे वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर उसने फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि जैस कुछ समझ पाता, उसकी कलाइयों में हथकड़ी कस दी गई। तभी जैस को महसूस हुआ कि उसकी कमीज़ के अंदर ठुसा हुआ नोटों का बंडल खिसक रहा है। वो बेबस था। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, नोट फिसल के सड़क पे बिखरने लगे। अरे ज़रा देखो तो, पुलिस वाले ने हैरानी से आंखें फाड़ते हुए कहा। यह बदमाश तो नोटों से लदा हुआ है। अगला दृश्य। टिकी एड्रेस ने भारी पलकें उठाई। सिर फटा जा रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसके गले से एक दबी हुई कराह निकल गई। वो कुछ पल चुपचाप पड़ा रहा, यादाश्त टटोलता रहा। फिर अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। उठने की कोशिश में उसे कई दर्दनाक मिनट लग गए। उसने अपने छोटे हाथों से सिर को तब तक थामे रखा जब तक कि चक्कर आना थोड़ा कम नहीं हुआ और वो भयानक टीस कुछ शांत नहीं हुई। वो घुटनों के बल हुआ, फिर कांपते पैरों पे खड़ा हुआ। 2 कदम आगे बढ़ते ही उसे अपना बायां जूता कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। वो अलगीर के घाव से बहकर जमे हुए खून पर पैर रख चुका था। उसके बदन में सिरहन दौड़ गई। उसने घबरा के कालीन पे जूता रगड़ा। उसकी चाल ऐसी थी मानो इस बेहोशी के आधे घंटे ने उसे 50 साल का बूढ़ा कर दिया हो।
वो लड़खड़ाता हुआ कॉकटेल कैबिनेट तक पहुंचा। कांपते हाथों से विस्की की बोतल निकाली, कॉर्क को ज़मीन पे गिरने दिया और बोतल सीधे मुंह से लगा ली। गट गट करके पीते हुए उसे गले से नीचे उतरती आग महसूस हुई, जिससे उसके बेजान शरीर में थोड़ी गर्माहट लौट आई। बोतल नीचे रखते ही उसका हाथ जेब पे गया, लेकिन वो जानता था कि जेब को चेक करना फिजूल है। पैसे गायब थे। वो घिसटते हुए बाथरूम गया और चेहरे पे पानी के छींटे मारे। दिमाग अभी भी सुन्न था। आईने में अपनी सूरत देखी तो दिल बैठ गया। सामने एक ऐसा कमज़ोर बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पे मौत की परछाई थी। ऐसे लगा जैसे उसका अंत बहुत करीब है। वो वापस बैठक में आ गया। विस्की की बोतल उठाकर एक और लंबा घूंट भरा। अपनी छोटी कुर्सी पर धंसते हुए उसने डकार ली और पैर स्टूल पे टिका दिए। उसने सोचा, मैक्सिको जाने वाली नाव अब छूट चुकी है। टिकी मेरे दोस्त, बिना पैसों के तुम ख़त्म हो। मान लो इस बात को। भागने का कोई फ़ायदा नहीं, नई प्लानिंग बनाने का कोई मतलब नहीं। तुम ऐसे दलदल में फंस चुके हो जहाँ से निकलना नामुमकिन है। उसने अलगीर की लाश को नफ़रत से घूरा। उसके होठ गुस्से में भीज गए। ये सब बखेड़ा इस बेवकूफ़ की वजह से हुआ। अगर इस निकम्मे आलसी ने लाश को ठीक से ठिकाने लगाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इतनी शानदार योजना सिर्फ इस बेवकूफ़ की वजह से बर्बाद हो गई। एड्रिस ने और शराब पी ली। अब वो पूरी तरह नशे में था और अपनी किस्मत पे रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेबसी में अपने छोटे हाथों को पटकने लगा। 25 मिनट बाद जब बीगलर और हैस अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उन्होंने उसे उसी हालत में सुबकते हुए पाया। टिकी एड्रिस ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप उनके साथ चल दिया। अब क्या फ़र्क पड़ता है, उसने खुद को समझाया और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरकर पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। योजना बनाई, सही चालें चली और आखिर में एक बेवकूफ़ ने सब मिट्टी में मिला दिया। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए वो बुदबुदाया, खेला ख़त्म, जो होना था हो गया। शराब के नशे में चूर उसने अपने छोटे हाथों में चेहरा छुपाया और फिर से रो पड़ा। अगला दृश्य। डियर मेल, अब मैं आपको पापा नहीं कह सकती, है ना? ये ख़त सिर्फ अलविदा कहने और माफ़ी मांगने के लिए है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मेरी बात का यकीन करेंगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने आपकी बेटी को मार डाला है। उन्होंने मुझे बताया था कि उसकी मौत डूबने से हुई एक दुर्घटना थी। मैं जानती हूँ कि मुझे उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। आपके साथ मुझे बहुत खुशी मिली, एक अजीब सी खुशी, जिसके बारे में मुझे शुरू से पता था कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं अब तैरने जा रही हूँ। मैं तब तक तैरती रहूँगी जब तक कि मेरी सांसें साथ ना छोड़ दें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके मैं आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी के झंझटों से बचा लूँगी। मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ी बहुत तो याद करेंगे ही। मुझे खुशी है कि जॉय आपके पास है। वो आपको खुश रखेगी और आप उस खुशी के हकदार भी हैं। ओके मिस्टर मेल, गुड बाय। और प्लीज़ इस बात को मानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि अगर मुझे नोरेना की हत्या के बारे में पता होता तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। विद लव, ईरा। उसने बॉल पॉइंट पेन नीचे रखा और ख़त को दोबारा पढ़ा। वो बीच केबिन में बैठी थी। उसने सफ़ेद बिकनी पहन रखी थी जिसमें उसकी त्वचा और भी गहरी सांवली लग रही थी। ख़त को लिफाफे में डालते और सील करते वक्त वो बेहद शांत और भावहीन थी। उसने लिफाफे पर डेविन लिखा और उसे मेज़ पर रखे फूलदान के सहारे टिका दिया। वो खड़ी हुई, कमरे पे एक आखिरी नज़र डाली और फिर बाहर तेज़ धूप में निकल गई। दूर क्षितिज पे उसे कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दिए, लेकिन वे इतनी दूर थे कि उसे कोई चिंता नहीं हुई। लंबे डग भरती वो समुद्र की तरफ चल पड़ी, सिर ऊंचा, होठ कसकर बंद और आंखों में एक भी आंसू नहीं। वो पानी में उतरी और मजबूत स्ट्रोक लगाते हुए तैरने लगी। हर स्ट्रोक उसे ज़मीन से दूर ले जा रहा था और उस नई ज़िंदगी से भी दूर जिसे उसने कुछ पल के लिए पाया तो था, लेकिन वो ज़िंदगी तो उसकी कभी थी ही नहीं। समाप्त।